नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एचएसएससी के द्वारा 2021 में कांस्टेबल का जो पेपर लिया गया था, टोटल कितने, तो टोटल 24 सेट जो है वो लिए गए थे एचएसएससी के द्वारा। 24 सेट थे पेपर के। उन 24 सेट का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। 24 सेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, उनका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा कि एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है और जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है जिससे यह छुपाता है कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। एक अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम है विच फंक्शन फ्रॉम इनसाइड व्हाट सीम टू बी ऑथोराइज्ड प्रोग्राम देयर कंसीलिंग व्हाट इज एक्चुअली डूइंग। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं, पहले तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक तरह का आपका जो है वो वायरस है। और वायरस ये क्या काम करता है, ये हम कह सकते हैं अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल हो जाता है। और कंप्यूटर में होने के बाद जो हैकर है उसको सारी चीजों के बारे में पता चलता है, हम कीबोर्ड पे क्या टाइप कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम पासवर्ड भी फिल करें तो वो सारी चीजें हैकर के पास जाएगी। यानी कि एक अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम है जो कि ऑथोराइज की तरफ काम करेगा और हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देगा हैकर को। तो ट्रोजन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, जो कि एक तरह का क्या है, वायरस रहेगा। इसके बाद एलिमेंट। एलिमेंट को आपके सामने ये दिया गया, तो आप इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आप इसको देखोगे ELE और MENT। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखोगे जो पहले 3 लेटर है इनको इसने उल्टा कर दिया, तो इसका भी ELE बन गया। उसके बाद बीच वाला जो एज इट इज यहाँ पे रख दिया और उसके बाद लास्ट के 3 है इनको दोबारा से उल्टा कर दिया। सेम इसमें OX को हम XO कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद I आ जाएगा, उसके बाद ED आ जाएगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सेकेंड क्वेश्चन का। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप सभी को पता होगा, जो हम इंडिया जीके की जो सीरीज कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द ये एचएसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया कि एक तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक कौन सा, एक आपका समाजवाद है और एक कौन सा, तो ये आपका एक समाजवादी या समाजवाद हो जाएगा। और एकता व अखंडता, एकता व अखंडता, ये 3 जो है आपके शब्द जोड़े गए थे भारत के संविधान में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें भी एक था आपका धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता है। और भारतीय धर्म निरपेक्षता सभी धर्मों के सैद्धांतिक और समान दूर का दृष्टिकोण जो बनाए रखती है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों कथन आपके सत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो आपकी औसत लवणता जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 35% जो इसका राइट आंसर रहेगा। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। सबसे बड़ा महासागर अगर पूछ ले, आपको पता है कौन सा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और यहाँ पे हिंद महासागर की एवरेज सैलिनिटी, सैलिनिटी से आपको याद हो गया होगा आपका हरियाणा में आपका कौन सा, तो सैलिनिटी सेंटर यानी कि सोयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर अपना कहाँ पे है, तो करनाल में है। और उसकी स्थापना कब हुई, तो 1969 में उसकी स्थापना हुई, यानी मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जिसको हम बोलते हैं। तो एवरेज सैलिनिटी पूछी गई है इंडियन ओशियन की, जो कि रहेगी 35%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद इंडिया की रैंक, यानी कि भारत की जो है स्थान कौन से नंबर पे है दुनिया में फल व सब्जी के मामले में। तो पहले नंबर पे आप सभी को ध्यान होगा कौन है, तो पहले नंबर पे चाइना जो है वो इसमें पहले नंबर पे होगा। और दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे अपना भारत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। चीन, जिसको क्या जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो आप इससे भी याद रख सकते हो, पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत। तो इस तरह से भी। और भारत देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग दूसरे पे है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे तब कौन से पे, तो 7वें नंबर पे जो है भारत 7वें नंबर पे रहेगा एज अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे चाइना, भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है, कमेंट करके बताना कौन सी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट नितिन जो है नीचे से, नितिन 32 से नीचे की ओर जो है गिन रहा है, सुमित 1 से शुरू करके ऊपर की ओर गिन रहा है। वो दोनों जो है एक ही समय में कौन सी संख्या पुकारेंगे, तो वो एक समय में कोई सी संख्या नहीं पुकारेंगे, यानी वो एक साथ जो है एक नंबर पे नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि नितिन जो है 32 से नीचे की ओर गिन रहा है, सुमित 1 से शुरू करके ऊपर की ओर गिन रहा है, और वह केवल विषम संख्या, यानी सुमित क्या है, तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये गिन रहा है। लेकिन नितिन जो 32, 31, 30, 29 ये काउंट कर रहा है, लेकिन तो वे एक भी संख्या जो वो साथ में नहीं पुकारेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और बाकी हो सकता है ये पेपर हमने पहले सोल्व कर लिया हो, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे पेपर को दोबारा से सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और किस तरह का जो है वो लेवल है वो आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने की अनुक्रम आपके सामने है, एक सीरीज दी हुई है -1 2 -4 8, और इसका nवां पद हमें बताना है, nth टर्म जो है वो हमें बतानी है क्या हो जाएगी। एक तरह की सीरीज है, कौन सी,
जो आपकी जीपी की ये सीरीज हो जाएगी और इसके अंदर आपका फॉर्मूला कौन सा, nth टर्म का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इंटू में n-1 जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपका ए क्या है, तो ए आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, आर क्या है, आर आपका यहाँ पे जो है वो डिफरेंस यानी कि जो रेशियो जो है वो हो जाएगा n-1, टर्म कौन से है और माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पे देखोगे जो आर हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 बटे में a1 कर लेते हैं या फिर a3 बटे में a2 कर लेते हैं, ये आपकी इक्वल आएगी हर बार। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 बटे में -1 या हम कर देंगे -4 बटे में 2, आपका कितना, तो -2 जो है वो आपके सामने आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको एक बार रफ करके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते ए आर की पावर n-1। इसको थोड़ा छोटा करने के बाद देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसमें हमने आर निकाल लिया, आर हमारे पास कितना है, -2 आया। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए की जगह हमारा कितना है, तो पहली टर्म है जो कि कितनी -1 जो है वो आ जाएगी, इनटू में आपके सामने कितना है आर, आर की वैल्यू कितनी -2 और इसकी पावर कितनी n-1 हमारे पास आ गई। तो बस ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो इसको थोड़ा सा हमें इसको जो है ओपन करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इंटू में -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और -1 की पावर -n-1 इंटू में -2, माइनस तो निकाल ही दिया, तो 2 बचा, 2 की पावर कितनी n-1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी, -1 को इसको लिख दिया, इसको जब हमने -1 और 2 अलग अलग कर दिया तो ये बन गया। अब इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक तो -1 यानी कि पावर आपकी माइनस में है तो वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि -1 की पावर n है और डिवाइड में कितना, ये 1 माइनस में है, यानी कि -1 की पावर आपकी 1 है वो नीचे आ जाएगी। तो इधर आपका -1 आपके सामने है, तो इसे ये कट जाएगा, यानी कि आपके सामने कितना बचा, -1 की पावर n बचा और इंटू में 2 की पावर n-1 ये बचा। तो इस तरह से आपका इसका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और बाकी अब आगे जो है आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करते हैं, वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग को हम अलग क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, तो इसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली और मानसरोवर जैसे स्थानों पर जाने से आप असहज महसूस करते हैं, इसे आप क्या कहते हैं। तो यानी मनाली और मानसरोवर, हाई एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे, हाई ऊंचाई पर जाएंगे, तो ऊंचाई संबंधी अस्वस्थता जो है ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया आपको पता है क्या होता है, पानी से डरना, और कब होता है ये, तो जब कुत्ते के काटने से, हम कह सकते हैं रेबीज जो होता है, कुत्ते काटने से कौन सी रेबीज की बीमारी होती है, और ये जो है आपका हाइड्रोफोबिया तब होता है, तो पानी से डरना हाइड्रोफोबिया। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का जो है अनुभव करने वाला पहला स्थान होता है, तो पहला स्थान कौन सा, तो वो एपी सेंटर होता है, ये हम कह सकते हैं ऊपरी के अंदर एपी सेंटर जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ध्यान रखना है, आपका ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, 2 बार एग्जाम में पूछा गया था। और द सेंटर द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ विच द फर्स्ट वन द एक्सपीरियंस, यानी पहली बार जो है भूकंप का अनुभव जो वो कहाँ पे होता है, वो सेंटर आपका एपी सेंटर जो है वो कहलाता है। इससे जुड़ा और क्वेश्चन कौन सा, तो आपको पता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है वो आपके किस काम आता है, सिस्मोग्राफ, तो ये आपका आता है जो भूकंप को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, भूकंप। और अगर ये पूछ ले कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भूकंप को मैग्नीट्यूड यानी कि किस में मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में हम भूकंप को मापते हैं, तब जो रिएक्टर स्केल जो है वो इसका आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे स्किप करेंगे, मैथ रीजनिंग की अलग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और एक विद्युत आउटलेट से एसी शक्ति को सिस्टम घटक द्वारा वांछित डीसी शक्ति में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट एसी पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल आउटलेट टू डीसी पावर नीडेड बाय द सिस्टम कंपोनेंट। तो इसमें कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद ये तो आपका रीजनिंग का आ गया। बटन दस्तावेज यानी वर्तमान को पुनः लोड करता है, यानी बटन रीलोड द करंट डॉक्यूमेंट दैट द यूजर व्यू, यानी हम अगर कोई पेज देख रहे हैं, जैसे अगर हमने क्रोम के ऊपर कोई वेबसाइट खोल रखी है, अगर उसको मैं रिफ्रेश करना, उसको क्या करना है, रीलोड करना उसको, तो हम क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। ये तो कुछ एक इजी से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक, ये कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब बैठी गई, तो आपकी 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक बैठी गई। और इसमें क्या हुआ, तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको क्या बनाया गया था, इनको अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था, टेम्परेरी आपका जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो आपका 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब, तो इसी के 2 दिन बाद आपकी कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे, तो इनकी जगह पे किसको स्थायी अध्यक्ष जो बना दिया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे कौन, राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है क्या बना दिया, स्थायी अध्यक्ष जो है बना दिया गया,
11 दिसंबर 1946 की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें। उसके बाद 2 दिन के बाद दोबारा से तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या काम हुआ, क्योंकि इसमें अध्यक्ष तो आपके स्थायी हो ही गए राजेंद्र प्रसाद। इसके अंदर क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको पेश किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब जो है पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या है, संविधान की उद्देशिका जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की उद्देशिका जो बना लिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 में जो है पेश किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा बैंक भारत का आपका सेंट्रल बैंक है, तो केंद्रीय बैंक है, तो वो आपका कौन सा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे एक बार में यहाँ पे देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई, तो अधिनियम कौन सा था, तो जो आरबीआई एक्ट आपका कौन सा, तो 1934 1934 के अधिनियम के तहत स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी जो है स्थापना हुई। पहले इसके जो है गवर्नर कौन बने थे, तो फर्स्ट गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो है पहले इसके गवर्नर बने थे। अगर ये पूछ ले फर्स्ट भारतीय, पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो वो CD देशमुख जो है, CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर जो है बने थे आरबीआई के। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो 25वें नंबर के हैं, कौन है, शक्तिकांत दास है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शक्तिकांत दास 25वें है। 24वें कौन थे, तो 24वें थे उर्जित पटेल, जिनकी पुस्तक है कौन सी, ओवरड्राफ्ट इनकी पुस्तक। 23वें कौन थे, तो 23वें थे रघुराम राजन। इनकी जो है पुस्तक एग्जाम में HSSC ने कई बार एग्जाम में पूछी है, कौन सी, आई डू वट आई डू जो है ये पुस्तक है रघुराम राजन की। उर्जित पटेल की कौन सी पुस्तक है, ओवरड्राफ्ट पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। 25वें नंबर के कौन है, शक्तिकांत दास है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके आरबीआई के गवर्नर। इसके अलावा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले जो है इंपीरियल बैंक जो आपका हुआ करता था, उसके बाद उसको जो है क्या बना दिया गया, 1 जनवरी 1955 में जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक जो इसको बना दिया गया। अभी इसके आपका कौन है, अभी इसके अध्यक्ष, इसके सीईओ अभी इसके कौन है अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे, तो दिनेश खारा जो है अभी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, दिनेश खारा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर एसबीआई का आपका मुंबई में जो है वो रहेगा। और आरबीआई का कहाँ पे है, कमेंट करके यहाँ पे बता देना, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करके बताना। तो इसका जो है आपका राइट आंसर कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछा है आरबीआई। और आरबीआई से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने कवर किए हैं यहाँ पे, और यहीं से आपके काफी सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। इसके बाद किस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, चालाजा और फनिकल एक सीधी रेखा में जो है वो होती है। इसका आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, ऑर्थोट्रोप्स। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। एक स्थिति है जहां पर एक सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय एक व्यक्ति अथवा अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर चुका हो और इसके निपटान और ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त आदेश जो है वो पारित कर चुका हो। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, तो आपका इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कौन सा, दिवालियापन या बैंक्रप्सी जो हम कह सकते हैं, दिवालियापन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सामान्य तरीका है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो अब ये दोबारा से पेपर अगर हो सकता है, पहले पेपर कर लिया हो, लेकिन उसमें कुछ एक क्वेश्चन में अलग हो जाएंगे, क्योंकि एचएसएससी ने जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जिनका कहीं भी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, अगर गलत भी दे दिया जाए तो भी हम ऑब्जेक्शन उसमें नहीं लगा सकते। तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा कि कॉमन वे फॉर द इंडिविजुअल हु यूज्ड होम कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो कौन सा, डायल अप जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है डायल अप। इसके बाद वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं किसमें, तो बैरोमीटर में जो उसको मापा जाता है। बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। याद रख सकते हो कि इसमें बार में हम प्रेशर को मापते हैं, इसीलिए बार से आपका बैरोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा हाइग्रोमीटर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइग्रोमीटर 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक हाइग्रो है, एक हाइड्रो है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रो तो आपका पानी से जुड़ा हुआ हो गया, और हाइग्रो आपका किसका, ह्यूमिडिटी या हम कह सकते हैं सापेक्ष आर्द्रता जो हम मापने के लिए हाइग्रोमीटर जो है, या ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर किसके लिए, तो हवा की जो स्पीड है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। सीलोमीटर क्या है, कमेंट कर देना यहाँ पे इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट, किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस का सर्वोच्च स्थान जो है वो रखता है। इसका आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका हाइपोगेनी जो है, हाइपोगेनी इसका राइट आंसर रहेगा 21वें का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट,
प्राचीन काल में उसर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उसर। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे जुड़े हुए, एक तो आपका उसर, एक आपका उर्वरा। उर्वरा और उर्सरा, यहाँ पे उर्सरा दे रखा है, एक आपका उर्वरा का भी क्वेश्चन पूछा गया था, उर्वरा। तो उर्वरा और उर्सरा दोनों ध्यान रखने, यहाँ पे उर्सरा दे रखा है। उर्सरा का आपका मतलब क्या होता है? जो नॉन फर्टाइल जो आपकी सोइल होती है, नॉन फर्टाइल सोइल होती है, हम कह सकते हैं जिसकी बंजर मिट्टी जो हम कह सकते हैं जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, वो आपकी उसर मिट्टी, उसर यानी स्ट्राइल, ये हम कह सकते हैं उसर। तो उसरा, उसर से आपका उर्सरा हो जाएगा, उसर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर आपके सामने आ जाए तो ध्यान रखना, उस आपको उर्वरा जो है, उर्वरा तो आपकी होती है फर्टाइल सोइल, जो हमारे पास ऑप्शन ए है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको उर्वरा बोला जाता था प्राचीन टाइम में, और जो नॉन फर्टाइल जो मिट्टी होती है, स्टरलाइल सोइल जो होती है, उसको उर्सरा जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। किसने बुडापेस्ट हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती प्रतिस्पर्धा 2021 में स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके साथ ही कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। राइट आंसर जो रहेगा प्रिया मलिक, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। प्रिया मलिक जिन्होंने आपका जो है बुडापेस्ट हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती प्रतिस्पर्धा जो हुई थी 2021 में, इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता था। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं जो प्रिया मलिक, सबसे पहले तो ये देखो इनका संबंध कहाँ से है, तो जींद हरियाणा से जो है संबंध रहेगा जो प्रिया मलिक है इनका। और जो आपकी विश्व कैडेट जो कुश्ती प्रतिस्पर्धा जो हुई थी, इसमें कुल कितने पदक जो वो जीते गए थे? तो टोटल हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 जो आपके गोल्ड मेडल जो इसमें जीते गए थे। और 5 गोल्ड मेडल में हम बात करें तो प्रिया मलिक जो है वो आपकी 73 किलोग्राम भार वर्ग जो है, 73 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और टोटल एक बार पदक यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, टोटल कितने, तो 5 जो है वो गोल्ड पदक जीते हैं इस प्रतिस्पर्धा में, और उसके साथ 1 सिल्वर है, और 7 जो है वो आपके ब्रोंज पदक जो है वो जीते गए। गोल्ड में प्रिया मलिक है, और तन्नू है जो आपका 43 किलोग्राम भार वर्ग में, कोमल है 46 किलोग्राम में, अमन गुलिया 48 किलोग्राम में, सागर जागलान जो है 80 किलोग्राम भार वर्ग में। ये 5% वो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और एक जसकरण सिंह है जिन्होंने सिल्वर पदक जो आपका जीता है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं इनको। इसके अलावा भाविना बेन पटेल, हम कह सकते हैं भाविना बेन पटेल, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस इन्होंने खेला था, और उसमें सिल्वर पदक जो इन्होंने जीता था टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैरी कॉम, मैरी कॉम से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, तो इनकी जो पुस्तक है इनकी कौन सी, तो अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल जो है ये कह सकते हैं आत्मकथा है, किसकी है, तो वो मैरी कॉम की जो है वो आत्मकथा रहेगी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार हम पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। किस तरह की मेमोरी रहेगी, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी जो है वो हो जाएगी। वोलाटाइल यानी कि जिसको चेंज कर सकते हैं, जो आपकी परिवर्तनशील है। वोलाटाइल का मतलब क्या था, परिवर्तनशील। तो एक तो आपकी रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी वोलाटाइल है, और एक आपकी रोम हो जाएगी जो रीड ओनली मेमोरी, जिसको रीड कर सकते हैं, जिसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड लाइफ प्रोग्राम जो लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 जो है किसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो इसका जगह ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, आपका UNODC जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 29 का। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा जो है संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, कौन सा हुआ, तो आपको पता है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन सा शहरी, ओके 73वां नहीं 74वां तो आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब, 1992 में हुआ, और इसी के तहत कौन सा, तो आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पे शामिल किया गया, और इसके तहत कौन सी, तो आपकी 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, तो अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ी हुई है, हम कह सकते हैं नगर पालिका से जुड़ी हुई है, नगर निकाय से 12वीं अनुसूची। टोटल कितने, तो इसके अंदर 18 विषय है। 18 विषय का मतलब क्या होता है कि यानी कि वो काम जो ये हम कह सकते हैं जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो आपकी हो जाएगी, शहरी स्थानीय निकाय जो है वो आपका क्या क्या काम करेगी, वो टोटल इसमें 18 जो है वो दिए हुए हैं, 18 विषय जो इसके अंदर आ जाएंगे। पंचायती राज से अगर पूछ ले तब कौन सा, तो तब आपका 73वां था, ये भी 1992 में हुआ। संविधान संशोधन 44वां आप सभी को पता है किससे जुड़ा हुआ है, जो हम कह सकते हैं जो हटाने की बात हुई थी, कब, कौन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार जो है जिसको हटाकर आपका 300A में जो है वो शामिल किया गया, संपत्ति का अधिकार 300A में शामिल किया गया, एक तरह से मौलिक अधिकार से हटाकर उसको विधिक अधिकार जो है बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। 73वां 1992 में पंचायती राज से जुड़ा हुआ। 74वां 1992 में जो कि आपका कब हुआ, ये हम कह सकते हैं जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से, जो शहरी स्थानीय निकाय से जो है जुड़ा हुआ है। तो 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का
पता लगाने, रोकने और दंडित करने के संबंध में विभिन्न प्रावधान और सुरक्षा के उपाय है। तो कंपनी अधिनियम 2013 जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निडोब्लास्ट जो आपका मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है, तो ये आपका निडारिया जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का जो है कौन सा स्थान है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया कि दुनिया में, यानी कि आपका दुनिया में आपका इंडिया का जो कौन सा रैंक है, इंडिया का कौन सा रैंक है यानी फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में। तब तो पहले नंबर पे चीन था और दूसरे नंबर पे कौन, तो दूसरे नंबर पे भारत आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हरियाणा का, यानी कि देश में हरियाणा का कौन सा रैंक आएगा, तो वो आपका यहाँ पे जो रैंक आएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वां स्थान जो है वो पड़ेगा हरियाणा का। लेटेस्ट की बात कर सकते हैं, लेटेस्ट जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 11वां है तो पहला भी हमें याद रखना है। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे पूछ ले कौन, तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। हरियाणा कौन से नंबर पे, तो 11वें नंबर पे हरियाणा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा 11वें स्थान पर रहेगा। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और कोई भी बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो कौन सा, केशवानंद भारती मामला जो हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर। नेक्स्ट जो रहेगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी किसकी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को जो आपका हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। WHO इसकी जो है आपकी स्थापना आप सभी को पता चलेगी, इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके जो आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो हेडक्वार्टर रहेगा, कहाँ पे, जेनेवा में। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जीवों के नामकरण का मानकीकरण जो है वो आपका क्या कहलाता है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोमेनक्लेचर या नाम पद्धति जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास को डैश की ओर ले जाना ताकि वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो सके, तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर कौन सा, तो आपका रहेगा गैर नवीनकरण संसाधनों की कमी से बचना। ये भी तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना, तो खाद्य और कृषि संगठन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर आपका जो है रोम इटली में जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, कहाँ पे, रोम में। और इसकी स्थापना कब, तो 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई, यानी अक्टूबर 1945 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सामान्यतः ईमेल जो है इसका पता होता है, तो सामान्यतः ईमेल यानी नॉर्मल ईमेल जो होती है उसको हम किस लेटर में लिखते हैं, तो वैसे तो हम इसको किसी भी लेटर में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जैसे ईमेल हम लिखते हैं, अपनी ईमेल की बात कर लेते हैं, अवर्स एजुकेशन के नाम से, तो OURS एजुकेशन 0 के नाम से अपनी ईमेल है, तो यहाँ पे इसको हम बड़े में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, OURSEDU कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसने सामान्यतः की बात करके हम इसको छोटे में लिखे, हम इसको बड़े में पहला अक्षर बड़ा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अकॉर्डिंग मैंने शायद पहले ये क्वेश्चन हमने किया था, मैंने तब इसका उपयोग सभी बताया था। लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर वो क्या बनता है, सामान्यतः ईमेल का पता छोटे अक्षरों में होता है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। तो ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट में है तब आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करना है, यानी छोटे अक्षरों में। इसके बाद AUS इंडेक्स का सैन्य अभ्यास किसके बीच में, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ पे भारत और किसके बीच में, तो AUS यानी AUS इंडेक्स है, तो AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम हो जाएगी, यानी टोटल इनकम कितनी है, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो आ जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब में कितनी जो है आय आती है। तो ये तो आसान से अगर आप देखोगे, नेशनल इनकम टोटल इनकम कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हर पर्सन के हिसाब में जो है हर पर्सन के हिस्से कितने रुपए आएंगे, तो वो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो हो जाएगी। तो आपका जो है कौन सा, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट किसने की, तो पहली बार पर कैपिटा कैलकुलेट की गई थी 1867-68 के आसपास जो है पर कैपिटा इनकम भारत की कैलकुलेट की गई थी, किसके द्वारा, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई
नौरोजी के द्वारा। और कितनी थी उस समय पे, तो उस समय थी आपकी 20 रुपए प्रति व्यक्ति। 20 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो आय थी किस समय, 1867-68 के आसपास, जो पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट की गई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, कमेंट करके बता देना क्या हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। मैजिस्ट्रेट को जो है शिकायतें शामिल है, तो मैजिस्ट्रेट को जो शिकायतें हैं वो किस में शामिल हो जाएगी, तो वो आपराधिक यानी सीआरपीसी दंड संहिता भाग 15 में। तो भाग 15 के अंदर जो है आपकी मजिस्ट्रेट को शिकायत संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पैर और मुख एफएमडी और आपका ब्रुसेलोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रक कार्यक्रम योजना का प्रयास डैश तक जो है टीकाकरण का उन्मूलन है, 2030 तक जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट, प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में कई जल पादप प्रजातियां डैश निलंबित विकास के डैश के चरण में जो है प्रवेश करती है, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका डायपोज जो है उपरती जो है आपका ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और जो मैथ और रीजनिंग की है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां से देखें, 2-3 क्लास हो चुकी है। और बाकी इन 24 पेपर का भी हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। इन 24 पेपर की 2 क्लास हो चुकी है मैथ और रीजनिंग की, और बाकी के भी उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, भौतिक सांस्कृतिक में मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती है जो डैश प्रकृति की जो है वो होती है, तो इसका आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों, वास्तविक और ठोस, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद बायोगैस, बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो आपकी जो सबसे ज्यादा CH4 यानी कि मिथेन जो है आपको ध्यान रखना है, मिथेन CH4 जो है सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा सबसे ज्यादा। और अगर ये पूछ ले धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत में भी आपकी मिथेन गैस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन NAM नॉन अलाइड मूवमेंट जो है इसकी मेजबानी 18वीं जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो 18वीं सबसे पहले कहाँ पे 2019 में हुई थी। 2019 में कहाँ पे, तो बाकू अजरबैजान में जो है इसकी अध्यक्षता मेजबानी जो है वो की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, चूने के पत्थर का ऊष्मीय अपघटन जो है डैश उत्पादित करता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूस, तो लाइमस्टोन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, तो लाइमस्टोन आपका जो है कौन सा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका प्रोड्यूस करता है एक तो क्विक लाइम, यहाँ पे क्विक लाइम, और प्लस में क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO प्लस में CO2, तो ये आपका जो है निकलता है। अगर ये पूछ ले कि लाइमस्टोन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख ले, देखिए CaCO3 ये आपका कौन सा है, तो लाइमस्टोन है। इसका डिकम्पोजिशन किया तो हमें क्या मिला, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका हो गया, इसी को आपका क्या लाइमस्टोन बोला जाता है, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। खुले समूहों में सदस्यों की गतिशीलता जो होती है, इन एन ओपन ग्रुप मोबिलिटी ऑफ मेंबर इज, तो आपका इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी संभव रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, CPU का जो है मस्तिष्क किसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ब्रिटिश पुलिस आयुक्तीय प्रणाली सबसे पहले जो है कहाँ पे लाई गई, तो सबसे पहले कहाँ पे, तो सबसे पहले कलकत्ता में जो है वो लाई गई, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा कलकत्ता। बेंगलुरु किसकी राजधानी हो जाएगी, तो कर्नाटक की जो वो राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, और इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली जो इसको बोला जाता है, किसको, बेंगलोर को यहाँ पे। और इसके साथ ही कलकत्ता और दिल्ली, ये दोनों के दोनों आप सभी को पता होगा, कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी 1911 तक, और उसके बाद 1912 से जो है भारत की राजधानी कौन सी बन गई, तो 1912 से भारत की राजधानी बन गई दिल्ली। यहाँ पे महाराष्ट्र की आपकी राजधानी कौन सी, मुंबई हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, एक 3 गुणा आयनीकृत बेरिलियम की कक्षीय त्रिज्या हाइड्रोजन को तलीय स्थिति जितनी है, तो Be3+ की क्वांटम स्थिति n जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है n = 2 इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1985 में जो है आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा जो इसकी स्थापना हुई। और इसके पहला अधिवेशन कब हुआ, तो आपका पहला अधिवेशन उसी टाइम दिसंबर 1885 में जब स्थापना हुई तभी इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना, क्योंकि बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई, इसलिए बॉम्बे में ही पहला अधिवेशन इसका हुआ था दिसंबर 1885 में। अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो है इसने अध्यक्षता की थी, पहला अधिवेशन जो हुआ था। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया, तो अलग अलग प्रांत से आपके कितने, तो कुल 72 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के
पहले अधिवेशन जो कि 1885 में दिसंबर में बॉम्बे का अधिवेशन जो है वो हुआ था। और इसके बाद 1886 का कौन सा, कलकत्ता का अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी थे। 1886 हो गया। 1887 का जो आपका दिसंबर में अधिवेशन हुआ था मद्रास का, बदरुद्दीन तैयब जो है जो पहले मुस्लिम थे। और इसके साथ ही चौथा अधिवेशन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूल ने जो है चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत का पहला प्रायोगिक स्मोग टावर संरचना के चारों ओर जो है 1 किलोमीटर त्रिज्या के वायु के शुद्धिकरण हेतु डैश में स्थापित किया गया। तो कहां पे, ये दिल्ली में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। चंडीगढ़ पहला सुनियोजित शहर अगर पूछ ले कौन सा, तो चंडीगढ़ जो है पहला सुनियोजित शहर जो है वो हो जाएगा। डैश निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का जो वो प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेज फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। प्रिंटर की यहाँ पे बात की जा रही है। प्रिंटर का आपको बताऊंगा, प्रिंटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से, तो प्रिंटर के टाइप कौन कौन से, तो 2 टाइप, एक तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, एक आपका नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका कौन सा, तो डेजी व्हील जो है, डेजी व्हील आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है वो टाइप है। और दूसरा कौन सा, एक आपका डॉट प्रिंटर जो है, ये आपके इम्पैक्ट के टाइप हो जाएंगे। नॉन इम्पैक्ट यहाँ पे जो दे रखा है इसका आपका कौन सा, तो इंकजेट, थर्मल हो गए, और जो लेजर प्रिंटर है ये आपके नॉन इम्पैक्ट के आपके जो यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। 67 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा, हाईएस्ट क्वालिटी जो देता है कौन सा, आपको पता है लेजर क्वालिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर जो इसका वो राइट आंसर। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा, आउटसोर्सिंग जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। तरल संपत्ति, नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां आदि के रूप में जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्यिक बैंक के द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है, तो इसका आपका जो वो राइट आंसर कौन सा, सेचुरेटरी लिक्विड रेशियो जो है SLR जो है ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कौन कौन सी, तो एक आपकी रेपो रेट हो जाएगी, रेपो रेट, एक आपकी कौन सी, तो रिवर्स रेपो रेट। तो ये भी आप दोनों के दोनों नोट कर सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो है कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे रेपो रेट कौन सी है, देखिए जो एक तो अपना बैंक हो गया कौन सा, RBI जो सेंट्रल बैंक के बारे में हमने पढ़ा RBI, और दूसरे कौन से कमर्शियल बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं ये। अगर RBI जो है वो पैसे देता है, अगर कमर्शियल बैंक जो है उनको पैसों की जरूरत पड़ी है तो उनको कहीं ना कहीं से पैसे लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने पैसे लिए कहां से, RBI से पैसे लिए। तो RBI जो है जब कमर्शियल बैंक को यहाँ पे जो है पैसे देता है तो वो जो ब्याज लगाता है, जो रेट लगाता है, वो आपकी कहलाती है रेपो रेट। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ ले 2021 में जो रेपो रेट आपकी कितनी है, तो वो लगभग 4% जो है आपकी रेपो रेट हो जाएगी। यानी रेपो रेट जो RBI देती है कमर्शियल बैंक को पैसे ब्याज पे, वो आपकी रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का मतलब इसका उल्टा कर लो, यानी कि जब RBI को जरूरत पड़ती है यहाँ पे पैसों की, तो वो कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेता है, तो वो आपकी कौन सी, तब रिवर्स रेपो रेट जो है वो लगेगी यहाँ पे। और अभी प्रेजेंट टाइम में रिवर्स रेपो रेट शायद आपकी 3.35% यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ चेंज हुआ तो आपको जरूर इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, वरना अभी तक ये आप इसको नोट कर सकते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए नोट कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन जो है वो कहां पे किया गया, तो अक्टूबर 2021। अब इस तरह की करंट अफेयर जब भी होती है तो मैं सारी की सारी पोस्टें शेयर करता रहता हूं टेलीग्राम पे, आप जाकर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च करें। जब भी इस तरह की कोई न्यूज आती है उसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये आपके साथ शेयर की जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक जैसे आपका ग्रेन ATM जो गुड़गांव में खुला था सबसे पहला देश का, उसकी भी पोस्ट शेयर की थी, वो भी एग्जाम में आया था। तो इस तरह की सारी पोस्टें जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और जितने भी आपके HSSC के 2021 में पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप जाकर ज्वाइन जरूर करें। अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पे, तो ले में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा ले। कहाँ पे पड़ता है, तो आप सभी को पता है लद्दाख। लद्दाख जिसको कहाँ से, लद्दाख जो आपकी भारत का एक यूनियन टेरिटरी जो है जिसको बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया, 31 अक्टूबर आपका 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में पहले जम्मू कश्मीर जो आपका धारा 370 और आपका 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को अलग बना दिया गया, और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने, तो 8 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कितने हैं कमेंट करके बताना है, भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों ही बता देना है यहाँ पे। और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। करंट का क्वेश्चन है। RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो लद्दाख के हो जाएंगे। लद्दाख जिसमें आपके कितने, तो 2 जिले हैं, एक आपका कौन सा है, तो एक आपका लेह है, दूसरा कौन सा
कारगिल जो है, लेह और कारगिल ये दो जिले जो है वो पड़ते हैं कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। और कारगिल जो हमने पढ़ा था, कारगिल के अंदर 1999 में जो आपका वॉर हुआ था, कौन सा, कारगिल वॉर जो हुआ था वो आपका यही कारगिल है। और कारगिल विजय दिवस कब, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, डैश का प्रयोग होता है यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलयनशील होता है। इट इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सोल्यूबल सोलवेंट। तो इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया है, लीचिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 74, कुत्तों में प्रजनन के दौरान जो है चक्रिक परिवर्तन जो आपका क्या कहलाता है, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन डॉग्स आर, कौन सा, ओस्ट्रस साइकिल जो वो हो जाएगा। भेड़ का भी पूछा गया था, उसका भी ओस्ट्रस साइकिल, यहाँ पे ESTRUS भी दिया हो सकता है, ओस्ट्रस या एस्ट्रस जो है वो साइकिल जो आपका मध्य चक्र जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। मेंस्ट्रुअल आपका ह्यूमंस में जो होता है। पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास जो है वो कब हुआ, तो कब हुआ, तो आपका लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसका आपका अर्थ क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि ऐसी जिसमें कार्य करने की आवश्यकता से अधिक नौकरी में श्रमिकों की संख्या अधिक हो, यानी कि जो श्रमिक जो है वो आपके ज्यादा हो, काम करने वाली लेबर ज्यादा हो, लेकिन काम जो है वो वहां पे इतना ना हो, तो वो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी जो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक दिए गए समय में देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों का जो है वो आपका अंतर जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए जो है मानक प्रोटोकॉल कहलाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है जिसकी आपकी फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पे। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे देखो HTTP, HTTP फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा SMTP जो यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मेल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये आपकी इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए HTTP आपको पता है किस लिए यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाने के लिए हम वहाँ पे ऊपर जो टाइप करते हैं वहाँ पे आपका जो है वेब सर्वर में आपका यूज किया जाता है HTTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपका ऑप्शन बी जो वो राइट आंसर है, यानी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो उसको सेंड करने के लिए जो स्टैंडर्ड जो मानक प्रोटोकॉल जो आपका होता है वो आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। जब धनापूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो, यानी व्हेन मनी सप्लाई एक्सीड अवेलेबल गुड एंड सर्विस इट लीड्स टू, तो आपका इन्फ्लेशन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा 83 का। इसके बाद नेक्स्ट, कोपरनिक्स, कोपरनिक्स के सिद्धांत में जो है किसने सुधार किया, तो किसने, तो जॉन केपलर ने जो वो सिद्धांत जो सुधार किया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन एक और आया है, इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलो द यूजर टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर हमें इंफॉर्मेशन फीड करवाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है फॉर एनालिसिस करने के लिए, स्टोरेज एंड गिव कमांड टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को जो कमांड देता है वो सारी चीजें, तो कौन, तो यानी कि हम जो यहाँ पे क्या कहते हैं फीड इंफॉर्मेशन, यानी कि हम उसको फीड करते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को एनालिसिस करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, कमांड देने के लिए, तो किसके द्वारा करते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं। आवक युक्ति, इनपुट डिवाइस से ही हम उसको जो है इंफॉर्मेशन देंगे, वो चीज़ कि क्या कमांड करनी है वो भी हम इनपुट डिवाइस से देंगे। जैसे माउस से कर लो, माउस हो गया अपना, कीबोर्ड हो गया, ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइस जो है वो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने जो है वतन प्रेम जो है वो योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, गुजरात, जिसकी राजधानी कौन सी, तो गांधीनगर जो है जिसकी आपकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर यहाँ पे। और इसके आपके सीएम कौन है, तो सीएम पहले आपके विजय रूपाणी और बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में सितंबर 2021 में जो है नए सीएम बने हैं, कौन, भूपेंद्र भाई पटेल जो है यहाँ पे सीएम बने हैं। और इसके गवर्नर कौन, तो आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर हो जाएंगे। हरियाणा के आप सभी को पता है 18वें, तेलंगाना से संबंधित बंडारू दत्तात्रेय जो है अभी प्रेजेंट टाइम में 18वें नंबर के जो गवर्नर है, सीएम मनोहर लाल खट्टर है। पंजाब के कौन है, तो पंजाब के गवर्नर आपके कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो पंजाब के गवर्नर हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित। सीएम कौन है पंजाब के, कमेंट करके यहाँ पे आप बता देना। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो आपकी क्या कहलाती है, तो एक तरह की मेन मेमोरी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी जो है
इसको यहाँ पे कर ही लेते हैं एक बार। बाकी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। बाकी इंग्लिश का एक अलग से क्लास जिसमें 24 के 24 सेट आपके जो है एक क्लास में कवर कर लेंगे। हिंदी की एक क्लास जिसमें 24 के 24 सेट हम एक क्लास में कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल से। जैसे अनेकार्थी शब्द है, और अनेकार्थी क्या होते हैं, एकार्थी क्या होते हैं, विलोम क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहले की क्लास आप जाकर देख सकते हैं। अपर्णा सेड टू मी 91 का मैं यहाँ से जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताऊंगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट फिल्म सी का आपका जो है क्या बताना है, वर्ड फ्रेज यानी अल्टरनेट मीनिंग आपका करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। और 94 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 95 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द का जो आपका पूछा गया, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो, सर्वनाम की संख्या सबसे अधिक होती है। तो हिंदी बाल बोध व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष डैश के आधार के रूप में बदलते हैं। तो इसका आपका जो काल जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वन उत्सव, तो वनोत्सव जो है ये आपका किस संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का। और लुटिया डुबोना सारा काम बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और आने वाले एग्जाम्स के लिए सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ज्वाइन टेलीग्राम अवर्स एजुकेशन के नाम से। जाकर आप सर्च करें और वहां पे सारी की सारी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग, जैसे कि ये तो हमारी सीरीज होगी जिसमें हम कांस्टेबल के 24 सेट करेंगे, और 24 सेट को अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उसमें इनको जो है अरेंज कर दिया जाएगा, 24 सेट की अलग से प्लेलिस्ट। इसके अलावा पीछे के जुलाई अगस्त के 20+ पेपर हमने सोल्व किए हैं इसी तरह से डिटेल एनालिसिस के साथ। और वहां से क्वेश्चन यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिले थे कांस्टेबल के पेपर में। एक बार वहां से जाकर वो पेपर जरूर देखें और उसके बाद ये पेपर आके देखें। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग पैटर्न जो है वो एचएसएससी का सेम ही रहता है। और हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट है, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें, वहां पे हिंदी के क्वेश्चन किए थे। और इंग्लिश की भी हमने अलग से क्लास बनाई है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है। तो ये सारी की सारी प्लेलिस्ट है। मैथ और रीजनिंग का मैंने आपको बताया, मैथ और रीजनिंग जो है वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग होती रहेगी। जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसी तरह से उनको सोल्व करेंगे बढ़िया ट्रिक के साथ। पहले की क्लासेज आप जाकर देखें। हिंदी की सिर्फ एक क्लास में कवर होगी, इंग्लिश सिर्फ एक क्लास में कवर होगी इन 24 सेट की। बाकी एक एक करके सेट हम कवर करते चलेंगे, 24 के 24 सेट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।